दृष्टि यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। दृष्टि आईएएस आपके लिए एक नए प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहा है। इस नए प्रोग्राम का नाम क्या है? इन डेप्थ। इस प्रोग्राम की खास विशेषता यही है कि यह प्रोग्राम हमारे जो भी करंट में न्यूज चल रही हैं, जो खबर में है, जो महत्वपूर्ण है, सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिहाज से या आम नागरिकों की जो भी समझ है उसे बेहतर करने के लिहाज से उन खबरों को हम इस पूरे सेशन में डिस्कस करेंगे। तो इस सेशन का मुख्य उद्देश्य है किसी भी खबर को डेप्थ या गहराई में जाकर समझने के लिए यह जो सेशन है यह शुरू किया जा रहा है। हमारे प्रोग्राम का नाम है इन डेप्थ। इन डेप्थ से ही तात्पर्य है किसी भी खबर को गहराई में जाकर या उसकी पृष्ठभूमि में जाकर उसकी चर्चा करना। तो दृष्टि आईएएस आपके लिए इन न्यूज इन फोकस की तरह ही एक नए प्रोग्राम की शुरुआत कर रहा है जिसका नाम इन डेप्थ है, जिसमें हम इन खास खबरों पर चर्चा करेंगे। आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा एपिसोड है, ये जो खबर है वह क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की डेथ पर आधारित है और उनकी डेथ के बाद पूरे ब्रिटेन में किन किन चीजों में, किन किन मानकों में बदलाव होगा, ये उससे जुड़ी हुई खबर है। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की जो हमारी खास खबर है, जिसका टाइटल कहें तो इसका टाइटल है क्यों बदल रहा है ब्रिटेन का झंडा, करेंसी और राष्ट्रगान। दरअसल क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है और उनकी मृत्यु के बाद ब्रिटेन में काफी हलचल मच गई है, क्योंकि यहाँ पर जो राजशाही या राजतंत्र है वह बहुत सालों से मौजूद है और राजतंत्र के प्रति लोगों का लगाव भी बहुत ज्यादा है। लोगों का काफी भावनात्मक रुझान है यहाँ के राजतंत्र से या राजशाही से। इसी में अभी हाल ही में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद ब्रिटेन के जो झंडे, इससे जुड़ी जो मुद्रा या करेंसी है और उसके जो राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम में कौन कौन से चेंजेस आने वाले हैं, इन पर हम आज पूरे सेशन में इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आइए सेशन की शुरुआत में देखते हैं कि हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं, यानी आज के इन डेप्थ के सेशन में किन किन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे हम कि यह खबर क्यों चर्चा में रही है, यह खबर क्यों आई है चर्चा में। के बाद समझेंगे ब्रिटेन के वंशानुगत राजतंत्र के बारे में, कि ब्रिटेन का जो वंशानुगत राजतंत्र है वह कब से चला आ रहा है और कैसे इसके अंतर्गत एक नए किंग या क्वीन का चयन किया जाता है। कैसे एक किंग जो वर्तमान में किंग है या क्वीन है, उनकी डेथ के बाद कैसे नए किंग या क्वीन की यहाँ पर चर्चा की जाती है और कैसे उनका चयन किया जाता है, इसके बारे में हम पूरा आज डिस्कस करेंगे। वंशानुगत राजतंत्र के बारे में देखेंगे, क्वीन एलिजाबेथ के बारे में कुछ डिटेल कि क्वीन एलिजाबेथ का जन्म कब हुआ था, वो कैसे यहाँ पर क्वीन बनी। इसके बाद समझेंगे ऑपरेशन लंदन ब्रिज को। दरअसल अभी हाल ही में इनकी डेथ के बाद और इससे पहले भी वर्ष 2000 लगभग 17-18 से ऑपरेशन लंदन ब्रिज काफी चर्चा में रहा है। तो समझेंगे इसे डिटेल से कि ऑपरेशन लंदन ब्रिज क्या है। इसके बाद जानेंगे कि क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद ब्रिटेन में कौन कौन से बदलाव होने वाले हैं, किस किस लेवल पर होने वाले हैं। एक तो झंडे और मानकों में लेकर उनके बदलाव होने वाले हैं, ब्रिटिश राष्ट्रीय गान में बदलाव होने वाला है, उसकी करेंसी में बदलाव होने वाला है, इसके अलावा पोस्ट बॉक्स और उससे जुड़ी क्या कुछ जो प्रतिज्ञाएं हैं या शपथ होते हैं उनमें भी कुछ बदलाव होने वाले हैं। तो आज का जो हमारा सेशन होगा ये इन्हीं सभी बिंदुओं पर आधारित होगा। तो आइए सबसे पहले खबर देख लेते हैं। खबर द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में प्रकाशित की गई थी। खबर थी क्वीन एलिजाबेथ डेथ रिएक्शन फ्रॉम वर्ल्ड लीडर्स, यानी इनकी डेथ के बाद पूरे वैश्विक लेवल पर, पूरे विश्व में या दुनिया भर के जो लीडर्स हैं उनकी क्या प्रतिक्रियाएं रही हैं, इसको लेकर यह खबर प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा एक इंडियन एक्सप्रेस में भी खबर प्रकाशित थी जिसमें लिखा था ब्रिटेन हैज अ न्यू मोनार्क, हियर्स हाउ फ्लैग, करेंसी एंड इट्स एंथम विल नाउ चेंज। इसके जो करेंसी है, इसका जो फ्लैग है, इसमें कैसे बदलाव होगा, इसके बारे में पूरे न्यूज़पेपर्स में चर्चा की गई थी। तो इन्हीं न्यूज़पेपर की खबरों के आधार पर ही हमने आज का सेशन जो है वह तैयार किया है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं ब्रिटेन के राजशाही या राजतंत्र को लेकर क्या कुछ खबरें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। उन बिंदुओं को हम सबसे पहले जानेंगे। तो इसमें शामिल है सबसे पहले यदि हम वंशानुगत राजतंत्र की बात करें तो ब्रिटेन में वंशानुगत राजतंत्र, वहां पर जो दैनिक दिनचर्या है या लोगों का जो अपना जीवन है उसका एक अविभाज्य हिस्सा है। यानी राजशाही यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्रीय जीवन का एक अविभाज्य हिस्सा है। लोग वहां पर बहुत सदियों से, क्योंकि काफी वर्षों से वहां पर राजतंत्र चला आ रहा है, राजशाही जो तंत्र है वह चला आ रहा है, तो लोग इसे स्वीकार कर चुके हैं अपने जीवन में, इसे पूरी तरीके से स्वीकार कर चुके हैं। इसलिए यह कहा गया है कि ये राष्ट्रीय जीवन का हिस्सा बन गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बड़ा फैसला वहां पर किंग या क्वीन की इजाजत के बिना नहीं लिया जाता। इसलिए यह यहाँ का क्या है, राष्ट्रीय जीवन पर या राष्ट्रीय लेवल पर इसे स्वीकार कर चुके हैं यहाँ पर राजशाही तंत्र को।
यदि बात करें राजा और रानी की छवि, प्रतीक और शाही शब्द लेख के बारे में, तो यहाँ पर कोई भी चीज होती है, चाहे वो एंथम के लेवल पर हो, झंडे के लेवल पर हो, करेंसी के लेवल पर हो, तो इन सभी जगहों पर इनकी छवि का इस्तेमाल किया जाता है। इनका जो रॉयल साइफर है, रॉयल साइफर का इस्तेमाल इन सभी जगहों पर किया जाता है। इससे जुड़े जो भी सभा मंडल है, विभिन्न इमारतों में जो फ्लैग्स लगे गए हैं, इनमें रॉयल साइफर का इस्तेमाल किया जाता है या खुद राजा या रानी की छवि और इनके प्रतीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो कुल मिला के ये चूंकि राजशाही तंत्र है, तो जो भी पीढ़ी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जैसे ही नया क्वीन या किंग बनता है, तो फिर अगले साइफर के रूप में उनकी छवि का इस्तेमाल यहाँ पर करने लगते हैं लोग। तो यदि बात करें कि जैसे ही किंग चेंज होता है या क्वीन चेंज होता है, चूंकि वंशानुगत राजतंत्र या यहाँ पर राज शासन है, तो इसमें क्या होता है, इनके जो दिन प्रतिदिन के दैनिक कार्य हैं उनमें भी इनकी जो मुद्रा है, इनका जो झंडा है, इन्हीं के जो रॉयल साइफर है इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इनकी पूरी जो छवि है, मुद्रा, ये सभी इनके दिन प्रतिदिन के जीवन के साथ भी जटिल रूप से जुड़ा हुआ है, जो कि इनके शाही राजतंत्र को दिखाता है। यदि बात करें इनके सॉवरेन ग्रांट के बारे में, दरअसल इनके पूरा जो महल है, उस महल का जो कार्य संचालन है, उसमें कितना बजट होगा, उसमें कितना पैसा खर्च किया जाएगा, ये सब कहाँ से आता है, उसे क्या कहते हैं, सॉवरेन ग्रांट। और सॉवरेन ग्रांट जो पब्लिक है जो उसमें टैक्स देती है, उसी के अंतर्गत सॉवरेन ग्रांट निर्धारित किया जाता है। और वही खर्च कहाँ पर किया जाता है, इस वंशानुगत राजतंत्र को चलाने के लिए। तो अभी हाल ही में कुछ समय पहले इसे लेकर काफी विवाद हुआ था, चर्चा में भी आया था, लेकिन विवाद के बाद भी जब वोटिंग हुई, यानी लोगों का रुझान देखा गया, तो 50% से भी अधिक ब्रिटेन वासियों ने शाही राजतंत्र को स्वीकार किया था। और इससे अधिक जो जनता थी, उन्होंने ये इस बात को माना था कि ब्रिटेन के लिए, जो कि बहुत फेमिलियर हो चुका है शाही राजतंत्र, तो शाही राजतंत्र ही बेहतर होगा। इसके अलावा लगभग 30 से 40% लोगों ने यह कहा था कि अब हमें नए तरीके से एक नए चुनाव को अपनाने की जरूरत है, नई चुनाव प्रक्रिया को अपनाने की जरूरत है और नए तरीके से लीडर लाने की जरूरत है। ये हमने चर्चा की ब्रिटेन के शाही राजतंत्र के बारे में कि कैसे उनका जो जीवन है ब्रिटेन से जुड़ा हुआ है। अब जानेंगे कि ये कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, यानी जो शाही राजतंत्र है, चूंकि ये वंशानुगत है, तो कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। तो जैसे ही एक पीढ़ी का कोई जनरेशन का व्यक्ति जो किंग या क्वीन बना, तो उसके बाद उसका जो फर्स्ट चाइल्ड होता है, वह ऑटोमेटिकली उसकी मृत्यु के बाद जो उसका फर्स्ट चाइल्ड है, वह अगली पीढ़ी का किंग या क्वीन माना जाता है। तो एक पीढ़ी से यह दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर किया जाता है, इसीलिए इसे वंशानुगत कहते हैं। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है। और मोनार्क यानी किंग या क्वीन की जो पहली संतान होती है, वही अगली जनरेशन का क्राउन प्राप्त करता है। यानी जो क्राउन है, मोनार्क है, जो वहां पे सम्राट है या साम्राज्ञी है, उसकी जो पहली संतान होगी वही उस क्राउन की हकदार होगी। तो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड जो थी, वे अपने पिता की पहली संतान थी, यानी किंग की पहली संतान थी, इसलिए वे यहाँ पर क्वीन बनी थी। इसके अलावा यदि बात करें कि जब क्वीन या किंग जिंदा है, तो उसका जो फर्स्ट चाइल्ड है उसे किस नाम से जाना जाता है। क्वीन या किंग के होने पर उनके फर्स्ट चाइल्ड को या उनकी पहली संतान को प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से जाना जाता है। क्वीन एलिजाबेथ के जो फर्स्ट चाइल्ड है चार्ल्स, उन्हें अभी इनकी डेथ के पहले तक प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से जाना जाता था। इसके पहले यदि बात करें कि उनका फर्स्ट चाइल्ड यदि कोई गर्ल चाइल्ड होती, तो उसे प्रिंसेस ऑफ वेल्स के रूप में जाना जाता है, यानी चाहे वह गर्ल हो या बॉय, तो उसे प्रिंस ऑफ वेल्स या प्रिंसेस ऑफ वेल्स के नाम से जाना जाता। ये हमने बात की पूरे कि कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये ट्रांसफर होता है। अब जानेंगे कि इनके पास कौन कौन से संवैधानिक अधिकार प्राप्त होते हैं। तो जो क्वीन है या किंग है, उनके पास कुछ संवैधानिक अधिकार होते हैं, जिसमें शामिल है कानूनों पर हस्ताक्षर करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना और संसद सत्र को बुलाना, यानी संसद सत्र की शुरुआत करना। ये तीनों ही यहाँ पे किंग और क्वीन के संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ये ट्रांसफर हो रहा है, उसकी फर्स्ट जो संतान है, कैसे अगला किंग या क्वीन बनती है। तो अभी हमने चर्चा की कि इससे पहले क्वीन एलिजाबेथ सेकंड से पहले उनके पिता किंग जॉर्ज सिक्स्थ जो थे, वे किंग कहाँ के, ब्रिटेन के। तो इनकी पहली संतान कौन थी, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड। और इनकी पहली संतान होने के नाते ही क्वीन एलिजाबेथ सेकंड इनकी मृत्यु के बाद, यानी अपने पिता किंग जॉर्ज सिक्स की मृत्यु के बाद ऑटोमेटिक ही, क्योंकि यह इनकी मृत्यु के बाद यहाँ पर डिसाइड है, पीढ़ीगत है, तो ऑटोमेटिक ही यहाँ की क्वीन बन जाती है, यानी क्वीन ऑफ ब्रिटेन बन जाती है अपने पिता की मृत्यु के बाद। तो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड यहाँ पर पहली संतान होने के नाते
क्वीन बन जाती हैं, जबकि इनकी एक दूसरी बहन भी थी, प्रिंसेस मार्गरेट। प्रिंसेस मार्गरेट यहाँ पर क्वीन नहीं बन पाती क्योंकि वह सेकंड चाइल्ड थी। यदि बात करें इनके हस्बैंड की, तो इनके हस्बैंड का नाम था प्रिंस फिलिप, और इन दोनों का जो फर्स्ट चाइल्ड है, जो अभी हाल ही में किंग ऑफ ब्रिटेन बनने वाले हैं, वे थे चार्ल्स, जिन्हें इनकी मौजूदगी में प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से जाना जाता था। अब जैसे ही जो चार्ल्स हैं किंग ऑफ ब्रिटेन बन गए हैं, तो किंग ऑफ ब्रिटेन बनने के बाद इनका जो पहला चाइल्ड है वो प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से जाना जाएगा। तो इनका जो फर्स्ट चाइल्ड है वह कौन है? प्रिंस ऑफ विलियम, यानी प्रिंस विलियम अब यहाँ पर प्रिंस ऑफ वेल्स कहलाएंगे, और ये इनके अगले उत्तराधिकारी होंगे। यानी ब्रिटेन का जो अगला किंग होगा वह कौन होगा? प्रिंस ऑफ वेल्स। यानी यहाँ पर यदि उनकी फर्स्ट चाइल्ड उनकी बेटी होती तो वे भी यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ वेल्स के नाम से जानी जाती, और अगली हायरार्की में वे क्वीन ऑफ ब्रिटेन बनती। इसके अलावा यदि प्रिंस विलियम की बात करें, तो प्रिंस विलियम की जो फर्स्ट चाइल्ड होंगी या फर्स्ट चाइल्ड उनके चाइल्ड होंगे, चाहे वह प्रिंस हो या प्रिंसेस हो, वो फिर ब्रिटेन का किंग बनेंगे। फर्स्ट चाइल्ड कौन है इनके? प्रिंस जॉर्ज ऑफ कैम्ब्रिज। तो यानी इनके बाद, प्रिंस विलियम के बाद ब्रिटेन के जो किंग बनेंगे वह कौन बनेंगे? प्रिंस जॉर्ज ऑफ कैम्ब्रिज। यहाँ पर जानने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चार्ल्स हैं, भी जो ब्रिटेन के किंग बने हैं, इनकी फर्स्ट वाइफ थी डायना। फर्स्ट वाइफ के साथ ही इनका जो पहला बच्चा था, जो पहली संतान था इनका, यानी प्रिंस विलियम, उन्हें ही यहाँ पर किंग ऑफ ब्रिटेन के रूप में जाना जाएगा। यानी वही किंग ऑफ ब्रिटेन बनेंगे, ना कि उनकी सेकंड वाइफ के बच्चे, क्योंकि वैसे भी यह तय है कि पहली संतान होगी तो उनकी फर्स्ट वाइफ का जो बच्चा था वही यहाँ पर क्या बनेंगे? नेक्स्ट किंग ऑफ ब्रिटेन। तो हमने चर्चा की इनकी पूरी पीढ़ीगत या वंशानुगत क्रम के बारे में, कैसे यहाँ पर किंग ऑफ ब्रिटेन या क्वीन ऑफ ब्रिटेन डिसाइड किया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हमने जाना पूरी वंशानुगत प्रणाली के बारे में, अब देखेंगे हम कि क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के बारे में क्या कुछ खास महत्वपूर्ण बातें थी जो जानने योग्य हैं। यदि हम क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के पूरे नाम की बात करें तो उनका नाम था एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर। इनका जन्म वर्ष 1926 में हुआ था, और अभी वर्ष 2022 में इनका निधन हो गया। तो कब जन्म हुआ था? 21 अप्रैल वर्ष 1926 में। अपने जन्म के बाद, चूंकि जन्म के समय इनका बिल्कुल भी इनका रुझान नहीं था क्वीन ऑफ ब्रिटेन बनने में, इनकी बल्कि सिस्टर का रुझान था, लेकिन चूंकि फर्स्ट चाइल्ड थी अपने पिता की, इसलिए यहाँ पर क्वीन ऑफ ब्रिटेन वही बनी। दरअसल इनके पिता के बड़े भाई थे, यानी उनके पेरेंट्स के जो फर्स्ट चाइल्ड थे वो एडवर्ड 8 थे। तो एडवर्ड 8 ने एक अमेरिकी महिला से, एक डाइवोर्सी अमेरिकी महिला से शादी करने के लिए ब्रिटेन का जो शाही ताज था उसे छोड़ दिया था, उसे त्याग दिया था। इसलिए क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के जो पिता थे, जो कि उनकी सेकंड संतान थे, यानी अपने पेरेंट्स की जो सेकंड संतान थे, दूसरी संतान थे, उन्हें यहाँ पर क्या बनाया गया? किंग ऑफ ब्रिटेन बनाया गया था। तो यह अपवाद के रूप में भी देखा जा सकता है कि क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के जो पिता थे, प्रिंस अल्बर्ट किंग जॉर्ज 6, ये अपने पेरेंट्स की दूसरी संतान थे। इसके बाद भी अपवाद के रूप में उन्हें किंग ऑफ ब्रिटेन बनाया गया। क्यों? क्योंकि इनके बड़े भाई ने एक डाइवोर्सी अमेरिकी महिला से शादी कर ली थी, इसके लिए उन्हें ताज छोड़ना पड़ा था, क्योंकि इनके कुछ रूल्स रेगुलेशन थे जिसमें यह शामिल नहीं था। इस वजह से प्रिंस अल्बर्ट किंग जॉर्ज 6 को यहाँ पर ब्रिटेन का किंग बनाया गया, और इनकी फर्स्ट जो बेटी है, इनके जो फर्स्ट चाइल्ड है कौन? क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, वो यहाँ पर क्वीन ऑफ ब्रिटेन बनी। और जून वर्ष 1953 में क्वीन एलिजाबेथ सेकंड को ताज पहनाया गया क्वीन ऑफ ब्रिटेन का। कब पहनाया गया? वर्ष 1953 में। और अल्बर्ट किंग जॉर्ज की मृत्यु हुई थी वर्ष 1952 में। यहाँ पर उनकी मृत्यु के तुरंत बाद ही औपचारिक रूप से क्वीन एलिजाबेथ को यहाँ पर ब्रिटेन की क्वीन बना दिया गया था, लेकिन एक साल बाद 1953 में फिर उन्हें ताज पहनाया गया। इसके बाद यदि बात करें उनकी इस पूरे शासन की, तो हम अभी देख भी पा रहे हैं कि इन्होंने पूरे ब्रिटेन में 70 साल से भी अधिक शासन किया है, यानी ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली मोनार्क के रूप में उन्हें जाना जाता है, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड को। इसके अलावा क्वीन एलिजाबेथ की कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में यदि हम जाने, तो महारानी एलिजाबेथ 54 कॉमनवेल्थ देशों की प्रमुख भी हैं, और इनकी मृत्यु के बाद, जैसे ही इनकी मृत्यु हुई है, तो जो इनके बेटे हैं चार्ल्स, प्रिंस चार्ल्स, जो कि अब किंग चार्ल्स बन गए हैं, वे अब उन सभी देशों के हेड ऑफ स्टेट हो जाएंगे
जिन पर अभी तक क्वीन एलिजाबेथ का नाम था, यानी इनके कुछ ऐसे देश हैं जिनके हेड ऑफ स्टेट माने जाते हैं, और हेड ऑफ स्टेट के रूप में अब किसे जाना जाएगा, किंग चार्ल्स को जाना जाएगा। इसके अलावा जो ये 54 कॉमनवेल्थ देशों की जो प्रमुख बनी थी अभी एलिजाबेथ सेकेंड, अब किंग चार्ल्स इन 54 कॉमनवेल्थ देशों के प्रमुख के रूप में जाने जाएंगे। ये थी हमने चर्चा की क्वीन एलिजाबेथ के बारे में। अब हम जानेंगे कि ऑपरेशन लंदन ब्रिज क्या है। दरअसल जैसे ही क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु होगी तो उनकी मृत्यु की घोषणा को पब्लिक में कैसे बताया जाएगा, इसके लिए पहले से ही तैयारी कर ली गई थी, और इस पूरी प्रक्रिया को ही क्या कहा गया, ऑपरेशन लंदन ब्रिज, यानी रानी की मौत की खबर को जनता तक पहुंचाना ऑपरेशन लंदन ब्रिज के रूप में जाना जाता है। इसमें एक खास हायरार्की तय की गई थी कि कैसे कैसे तय किया जाएगा और किस किस क्रम में कैसे पब्लिक तक यह जो बात है पहुंचाई जाएगी। तो जैसे ही क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड की मौत होती है, वैसे तुरंत उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं वह इस बात की खबर देंगे किसे, सबसे पहले उनकी प्रधानमंत्री को, यानी यूके के प्रधानमंत्री को सबसे पहले खबर दी जाएगी कि क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड की मौत हो चुकी है या उनकी मृत्यु हो गई है। फिर एक पूरा सिस्टमैटिक क्रम चलता है जिसमें प्रधानमंत्री आगे विदेश मंत्रालय को यह खबर देंगी कि क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड की मौत हो चुकी है। इसके बाद विदेश मंत्रालय 15 देशों को खबर देगा जो हेड, जहां पर जो क्वीन है इन्हें हेड ऑफ स्टेट के रूप में जाना जाता था। इसके बाद निश्चित क्रम के बाद जहां जहां भी ब्रिटिश राजघराने का शासन था उन सभी देशों में यह खबर पहुंचाई जाएगी। फिर कॉमनवेल्थ जो भी देश हैं उनमें यह खबर पहुंचाई जाएगी कि ब्रिटेन की जो रानी है या महारानी है उनकी डेथ हो चुकी है। इसके बाद एक खास पोशाक निर्धारित की गई थी कि इस खास पोशाक में 2 व्यक्ति उनके जो पैलेस है उसके बाहर एक नोटिस लगाएंगे जिसमें यह खबर प्रकाशित की जाएगी कि वहां पे महारानी की डेथ हो चुकी है, और जनता तक ऐसे ही खबरों को पहुंचाया जाएगा। इसके बाद जो प्रेस है, प्रेस के लिए भी कुछ खास निर्देश दिए गए थे ऑपरेशन लंदन ब्रिज के तहत, जिसमें बीबीसी भी शामिल है। तो बीबीसी के लोगों को, चूंकि अभी ये रेड कलर का है, इसे ब्लैक करने का निर्देश दिया गया था कि इसे ब्लैक कर दिया जाएगा। इसके जो भी एंकर्स हैं वो ब्लैक कलर की ड्रेस पहनेंगे। इसके अलावा जो वहां का स्टॉक एक्सचेंज है, बैंक है, इन सभी को बंद कर दिया जाएगा। ये सभी ऑपरेशन लंदन ब्रिज के तहत निर्धारित किए गए थे। इसके साथ ही कुछ और भी डे डिसाइड किए गए थे, जैसे जैसे ही महारानी की डेथ होती है तो उस दिन को डी डे के रूप में जाना जाएगा, और इनकी डेथ के बाद जो भी डे होते हैं, क्योंकि 10 दिन का पूरा इनका मृत्यु के उपरांत एक समारोह मनाया जाएगा जिसे D+1 यानी डेथ के अगले वाले दिन को प्लस D+2 ऐसे करके D10 करके इनका जो पूरा समारोह संबोधित किया जाएगा, और इन्हीं के जो डेज हैं ऐसे ही निर्धारित किए जाएंगे D+1, D+2, D+3, लेकिन डेथ वाले दिन को क्या कहा गया है, डी डे के रूप में कहा गया है। इसके अंतर्गत ये पूरी प्रक्रिया निर्धारित की गई थी और इसे ही क्या कहा गया था, ऑपरेशन लंदन ब्रिज। तो ये हमने चर्चा की ऑपरेशन लंदन ब्रिज के बारे में। अब देखेंगे कि इनकी एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद पूरे ब्रिटेन में कौन कौन से बदलाव होने वाले हैं और किस लेवल पर ये बदलाव आएंगे। सबसे पहले देखिए इस इमेज को, ये इमेज क्वीन एलिजाबेथ, इस पूरे जो आपने मुद्रा देखी या साइन को आपने देखा, इसे वहां पर रॉयल साइफर के रूप में जाना जाता है, और इसी रॉयल साइफर का इस्तेमाल बहुत सारे झंडों में भी किया जाता है ब्रिटेन में, और कई ऐसी वस्तुएं हैं जहां पर इनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पोस्ट, जो पोस्टल बॉक्स में भी इस रॉयल साइफर का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले यदि हम चर्चा करें झंडे के लेवल पर, यानी कि मानकों में होने वाले बदलावों के लेवल पर, तो इस साइफर का इस्तेमाल चूंकि झंडे में भी किया जाता है, तो जैसे ही क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड की मृत्यु हो गई है उसके तुरंत उपरांत झंडे में रॉयल साइफर जो सिंबल बना हुआ है आप देख पा रहे होंगे EIIR, जिसमें यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड को यह संबोधित कर रहा है। इसी में इस झंडे पर जो भी अलंकरण है उसे फिर हटा दिया जाएगा, यानी सिंबल को हटा दिया जाएगा, क्योंकि ये क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड का सिंबल है। इसके अलावा इसकी जो भी शाही इमारतें हैं और प्रतिष्ठान हैं जहां पर ऐसे फ्लैग लगाए गए हैं जिनमें इस सिंबल का इस्तेमाल किया गया है, उसे भी हटा दिया जाएगा। जो भी पुलिस स्टेशन हैं एवं कुछ परिस्थितियों में यहाँ के जो रॉयल नेवी है उसमें भी, उसके जहाज में भी जो फ्लैग लगे हुए हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है या रॉयल साइफर का इस्तेमाल किया जाता है। तो उन सारे फ्लैग से भी ये रॉयल साइफर हटा दिया जाएगा और फ्लैग को हटा दिया जाएगा, क्योंकि उस फ्लैग में इन्हें बनाया गया था। इसके अलावा जो भी ब्रिटिश सेना है, क्योंकि ब्रिटिश सेना रानी के जो प्रमुख कलर हैं उसे क्या कहा जाता है, क्वींस कलर का इस्तेमाल करती है। इसमें कौन कौन से कलर हैं, नीला,
लाल और गोल्ड, इन तीनों कलर का इस्तेमाल करती है ब्रिटिश सेना। तो हो सकता है कि इससे जुड़े जो भी यह जो सिंबल है इसको भी इससे हटा दिया जाए। तो हमने बात की झंडों और मानकों के बारे में। अब हम जानेंगे कि इसके अलावा कौन कौन से देश हैं जो इन मानकों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ राष्ट्रमंडल देश ऐसे भी हैं जो रानी को प्रमुख के रूप में मानते हैं, जो हेड ऑफ स्टेट के रूप में मानते हैं रानी को। तो उनके पास जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, तो वे भी इस सिंबल का यानी ई फ्लैग का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही इनकी डेथ होती है इसके बाद इस फ्लैग को, इनके जो सिंबल है उसको हटा दिया जाएगा। इसके अलावा यदि रॉयल स्टैंडर्ड के फ्लैग या क्वार्टर्ड फ्लैग की बात करें तो इसमें भी चूंकि इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, इससे भी इस सिंबल को हटा दिया जाएगा। ये यहाँ पर इनकी जो क्वार्टर है इसको दर्शाता है, जिसमें स्कॉटलैंड और आयरलैंड को भी शामिल किया गया है। राष्ट्रीय गान की बात करें, नेशनल एंथम की बात करें, तो इसमें राष्ट्रीय जो इनका जो राष्ट्रीय एंथम है उसमें गॉड सेव और ग्रेसियस क्वीन शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा था। जैसे ही इनकी डेथ होगी तो इसमें नेशनल एंथम में भी कुछ शब्दों में बदलाव किया जाएगा, जैसे क्या कह दिया जाएगा, गॉड सेव और ग्रेसियस किंग, यानी अभी क्वीन था, अब यहाँ पर किंग के रूप में चेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि किंग या राजा चार्ल्स यहाँ पर आ गए हैं, इसलिए इनके नाम को चेंज करके क्या कर दिया जाएगा, चार्ल्स। यह जो अभी वर्तमान में जो ये इनका नेशनल एंथम इस्तेमाल किया जाता है, या ब्रिटेन में जो नेशनल एंथम इस्तेमाल किया जाता है, उसे सबसे पहले 1745 में अपनाया गया था, जिसमें किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, पारंपरिक रूप से गॉड सेव द किंग, इन शब्दों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था, और इसी को चेंज करके ग्रेसियस क्वीन और ग्रेसियस किंग के रूप में कर दिया गया था। यदि इसके पुराने वर्षों की बात करें कि कब से जो इनका शुरुआती समय था उसमें किस तरीके से, या मूल भाषा उसकी क्या थी नेशनल एंथम की, तो इनके जो मूल रूप से नेशनल एंथम था उसमें शब्द इस्तेमाल किए जाते थे, गॉड सेव ग्रेट जॉर्ज और किंग, लॉन्ग लिव एंड नोबल किंग, गॉड सेव द किंग। इसका पूरी इस लंबे वाक्यांश का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे शॉर्ट करके क्या कर दिया गया था 1745 में, गॉड सेव और ग्रेसियस किंग और क्वीन, यानी यहाँ पर किंग का इस्तेमाल किया गया था। क्वीन बदलते समय के साथ जैसे ही क्वीन आई तो यहाँ पर क्वीन कर दिया गया। तो राष्ट्रीय एंथम में भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब किंग आ गए हैं तो यहाँ पर किंग कर दिया जाएगा। इसके अलावा ब्रिटेन की शाही मुद्रा और उसकी जो करेंसी है वर्तमान में जो जनता या पब्लिक इस्तेमाल कर रही है उसमें भी चेंजेस आएंगे। ब्रिटेन की करेंसी में अभी महारानी एलिजाबेथ सेकंड की करेंसी की जो छवि है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे ही करेंसी में बदलाव होगा तो चार्ल्स, महाराजा चार्ल्स की छवि का इस करेंसी में इस्तेमाल कर लिया जाएगा। इस करेंसी के बारे में कहा जा रहा है कि लगभग 4.5 बिलियन पाउंड की यह करेंसी है, जिसको बदलने में कई वर्ष लग जाएंगे, और नोट से ज्यादा समय लगेगा इसकी सिक्कों को बदलने में, तो काफी वर्षों का समय लगेगा इनकी जो मुद्रा है या उसकी करेंसी है उसे चेंज होने में। यदि नोटों में महारानी की छवि की बात करें तो इनकी छवि को अब हटाकर महाराजा चार्ल्स की छवि को लगा दिया जाएगा। यदि इनकी छवि की बात करें कि ये कब से लगाई जा रही है तो वर्ष 1960 से इनकी करेंसी में महारानी या क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की छवि का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा मुद्रा की खास विशेषता यह भी है, जो भी देश महारानी को या ब्रिटेन की जो महारानी है उन्हें स्टेट ऑफ हेड्स के रूप में जानती हैं, वहां पर भी इसी करेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उन सभी देशों की करेंसी में भी बदलाव हो सकता है। तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि यह सिर्फ यूके में ही नहीं बल्कि उन सभी देशों में होगा जहां महारानी को स्टेट ऑफ हेड के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा इनकी जो तस्वीर है उसको हटा के किंग चार्ल्स की तस्वीर को इसमें लगा दिया जाएगा। यदि बात करें कि वे देश कौन कौन से हैं तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ग्रेनेडा, बहमान और वर्जिन आइलैंड जैसे ऐसे देश इसमें शामिल हैं जो कि स्टेट ऑफ हेड के रूप में क्वीन एलिजाबेथ को अपनाते हैं या क्वीन एलिजाबेथ को मानते हैं। हमने बात की बदलावों के बारे में जिसमें झंडा, मुद्रा आदि शामिल थे। इसके बाद बात करेंगे ब्रिटेन में पोस्ट बॉक्स को। तो भी हमने चर्चा भी की थी कि पोस्ट बॉक्स में इनकी जो शाही मुद्रा है, या हमने अभी जिसके लिए शब्द इस्तेमाल किया था रॉयल साइफर, तो रॉयल साइफर का जो चिन्ह है वहां पर बनाया जाता है पोस्टल बॉक्स में। तो अब उसमें भी चेंज करने की बात चल रही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो उनके पिता थे किंग जॉर्ज सिक्स की छवि जो कि आपने देखा इनका ये रॉयल साइफर था, किंग जॉर्ज 6 का रॉयल साइफर अभी भी कुछ पोस्टल बॉक्सेस में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो गार्डियन की खबर के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि बॉक्सेस में भले ही इनकी कुछ छवियों का इस्तेमाल किया जाए, एलिजाबेथ सेकंड की छवि का इस्तेमाल पोस्टल बॉक्स में अभी भी हो सकता है, क्योंकि जो किंग जॉर्ज 6 थे इनकी भी छवि का भी इस्तेमाल हो रहा है, रॉयल साइफर का इस्तेमाल हो रहा है।
लेकिन जो वहां पर टिकट्स हैं, जो पोस्ट की टिकट्स हैं, पोस्टल टिकट्स हैं, उन पर अब किंग चार्ल्स की फोटो लग जाएगी, यानी उनका ही रॉयल साइफर यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो एलिजाबेथ द्वितीय के जो भी पूर्ववर्ती किंग जॉर्ज 6 थे, उनका अभी भी पोस्टल बॉक्स में इनकी जो रॉयल साइफर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो डाकघरों में टिकट का इस्तेमाल होगा उनमें परिवर्तन कर दिया जाएगा, जहां पर अब नए सम्राट जो बने हैं किंग चार्ल्स, इनकी छवि का इस्तेमाल किया जाएगा। हमने चर्चा की पोस्टल बॉक्स के बारे में। अब देखेंगे इनकी प्रतिज्ञा शपथ के बारे में कि शपथ या प्रतिज्ञा में क्या क्या चेंज होंगे। सभी ब्रिटिश सांसदों द्वारा क्राउन के प्रति निष्ठा की बात कही गई है और इसके लिए वे प्रतिज्ञा भी लेते हैं। तो उस प्रतिज्ञा में किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? हर मैजेस्टी क्वीन एलिजाबेथ, यानी यहां पर क्वीन एलिजाबेथ शब्द को बदलकर क्या किया जाएगा? राजा चार्ल्स या किंग चार्ल्स, इन शब्द का यहाँ पर बदलाव कर दिया जाएगा, यानी इनकी प्रतिज्ञा में भी, शपथ में भी बदलाव किया जाएगा। ये इसके बदलावों में शामिल है। इसके अलावा जो उनके पूरे देश में भी चूंकि यहाँ पर प्रतिज्ञा ली जाती है, प्रत्येक नागरिक द्वारा प्रतिज्ञा ली जाती है। तो नागरिकों द्वारा क्या प्रतिज्ञा ली जाती थी अभी तक? महामहिम महारानी एलिजाबेथ और उनके उत्तराधिकारी के प्रति सच्ची निष्ठा रखेंगे। तो अब यहाँ पर महामहिम एलिजाबेथ के स्थान पर या महामहिम महारानी एलिजाबेथ के स्थान पर क्या रखा जाएगा? राजा चार्ल्स। और उनके उत्तराधिकारी के प्रति लोग श्रद्धा या निष्ठा रखेंगे, सत्यनिष्ठा रखेंगे। यहाँ पर यह चेंज कर दिया जाएगा, यानी पब्लिक डोमेन में भी कुछ चेंज होगा शपथ के लेवल पर। कुछ यहाँ पर जो सशस्त्र बल हैं, जो वर्दीधारी यहाँ पर लोग हैं, उनकी भी जो लोगो है, जहां पर इनके रॉयल साइफर का इस्तेमाल किया जा रहा था अभी तक महारानी की, उसमें भी चेंजेस आएगा। उनसे संबंधित जो भी शपथ हैं उनमें भी चेंजेस आएंगे। इसके अलावा जो भी हेड ऑफ स्टेट वाले देश हैं, यदि उनमें महारानी का इस्तेमाल किया जाता था किसी शपथ में, तो उसमें भी चेंजेस आएंगे। इसके अलावा यदि बात करें कि जो अभी राजा चार्ल्स बने हैं या किंग चार्ल्स बने हैं, तो उन्हें शपथ कौन दिलाएगा? तो हाउस ऑफ कॉमन्स और लॉर्ड के जो भी सांसद हैं, ये आपस में मिलकर राजा चार्ल्स को शपथ दिलाएंगे। इसमें शपथ में अब यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ को हटा दिया जाएगा, शब्द को हटा दिया जाएगा, और शपथ समारोह के लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा? राजा चार्ल्स। तो इन सभी चीजों में बदलाव कर दिया जाएगा। ये हमने पूरे एपिसोड में आज चर्चा की, यानी पूरा महत्वपूर्ण जो चर्चा का विषय था वह यही था कि ब्रिटेन के कौन कौन से, चाहे फ्लैग्स हो, करेंसी हो, प्रतिज्ञा हो, पोस्टल बॉक्स हो, उनमें क्या क्या बदलाव किए जाएंगे, इसके बारे में आज का यह पूरा सेशन निर्धारित था। तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमारा यह प्रोग्राम आपको कैसा लगा। इसी के आधार पर हम और आपकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर हम इसे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे और इसे बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।